हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड। देखो, आज हम पढ़ेंगे अतीत के दबे पांव। ठीक है। राइटर का नाम है ओम थानवी। ध्यान दीजिए, क्या है राइटर का नाम? ओम थानवी। सुंदर नाम है ना? याद भी हो जाना चाहिए साथ में। ठीक है। और चैप्टर का नाम है अतीत में दबे पांव। अतीत का मतलब तो समझ रहे हो, जो जा चुका है। ठीक है। देखिए, देखो, थोड़ा इसमें मोहनजोदड़ो वाली कहानी है। कहने का मतलब हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हंसने की बात नहीं है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में, सिंधु सभ्यता जहाँ विकसित हुई थी उस चैप्टर के बारे में है इसमें, है ना? जहाँ पे सभ्यताएं हमारी विकसित हुई है, ध्यान देना, पूरे चैप्टर में वही है। देखो, अभी भी मोहनजोदड़ो ये तो शुद्ध नाम है इसका। हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं उसको। प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते। देखो, यहाँ पे सभ्यताओं की क्या हुई है बेटा? खोज हुई है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खोज हुई है इन जगह पर। ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं ईंटों के ढांचे जो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, वो होना, हड्डियों के सांचे मिल जाना, कई तरह के पशुओं के सांचे, ये सब यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ध्यान देना। और सौंदर्य प्रकाशन की जो चीजें होती हैं वह भी इस सभ्यता में विकसित हुई थी। ठीक है। जैसे लेडीजों के लिए ले लो। ठीक है। लेडीज सबसे ज्यादा क्या बनाती थी? जूड़ा। ठीक है। उस सभ्यता की लेडीजें भी बनाती थी। सोचो, उस वक्त भी वो चलन में था। ठीक है। कृषि के जो सामान मिले थे, रथों के, हलों के, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं। फिर ध्यान देना इसके ऊपर, है ना? हड़प्पा सभ्यता के ये सिंधु घाटी, ठीक है, सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। आगे देखिए, खुदाई में और शहर में भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो त्राम में काल के, कौन से काल के? ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्र युगी सभ्यता कही जाती है इसको। क्या उनसे युगी सभ्यता कही जाती है? ताम्र युगी। तांबे का जहां आविष्कार हुआ, ऐसे सोच लो, ऐसे समझ लो, है ना? वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक से बने चित्रित भाड़े और मुहरे, मुहर समझ रहे हो ना, मुहर जो लगती है वह, सजो सामान, सजने या सामान, सामग्रियां, खिलौने, देखो सबसे ज्यादा खिलौने भी वहीं पे प्राप्त हुए हैं। सभ्यता का अध्ययन असंभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य जो प्राप्त हुए, साक्ष्य यानी रेल लाइन बिछने के दौर में विकास की भेंट चढ़ गए थे, यानी रेल विकास का हुआ था, रेल लाइन डली थी तो आधी सभ्यता तहस नहस हो गई। लेकिन बहुत सारे जो चीजें प्राप्त हुई, ध्यान देना, इस चैप्टर का काफी पुराना चैप्टर है, हम अपनी हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं। ठीक है। हिस्ट्री से ही लिया हुआ एक चैप्टर है ये, सिंधु सभ्यता घाटी। ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसको बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति जिसका पूर्ण नाम है। ध्यान देना, इनमें बहुत सारी सभ्यता, मोहर, खिलौने, साज सामग्री आदि चीजें जहाँ प्राप्त हुई है वह इसी सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता, किसकी? घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अंडरलाइन कर लेना, ध्यान से समझना इसको, किसका सभ्यता? घाटी का, है ना? यानी एक तरह की राजधानी। ठीक है, फेमस जगह। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 25,000 थी। कितनी आबादी? 25,000। ध्यान देना, जाहिर है कि 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांगा होगा। कितनी पुरानी सभ्यता है, देख लेना। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। यहाँ पर टीले थे, मिट्टी की खोज हुई थी। देखो, धोरे जिसको बोलते हैं ना, जैसे सबसे ज्यादा अपने जैसलमेर में, राजस्थान का अगर पैटर्न लेते हैं तो वहां पे बार बार टीले का विकास होता रहता है, गिरते रहते हैं। तो दूसरे कैटेगरी में आता है जोधपुर, जहाँ पर टीलों की आकार अलग अलग होते हैं। जैसे कोई तारे नुमा हो जाता है, कोई सीधा एकदम पहना पहना सा, क्या बोलते हैं, क्लिप जैसा हेयर पिन जो लगाते हैं इस आकार के होते हैं। और सबसे पहले जैसलमेर, जोधपुर, ये एरिया। अब आगे ले लेते हैं इन टीलों को भी, जहाँ पर ये विकास में आए हैं। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह के थे, यानी कच्चे भी थे और पक्के भी थे। ध्यान देना, देखो कुछ पॉइंट हैं इसके।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातत्व स्थान पर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई है। वह मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, कि इसका अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। इसका अगर नाम पूछा जाए, यस, जैसे कालीबंगा सभ्यता का नाम सुना है, तो उसको काली कांच की चूड़ियों का उसका उपनाम है। कालीबंगा का दूसरा नाम काली कांच की चूड़ियां। ऐसे ही मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मुर्दों का टीला, इसका उपनाम अगर पूछे जाए तो। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका ओरिजिनल नाम हो गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, ध्यान रखना है इन पॉइंटों को, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत का पुरातन स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। ठीक है, आगे देखेंगे। ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर जाए तो उससे बचा जा सके। ठीक है, आगे देखिए। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है, सबसे मेन बात समझना, क्या खूबी है कि इस आदिम शहर में, आदिम यहाँ पे पहले इंसान बसा करते थे, लेकिन जब वो नहीं है तो आदिम शहर हो गया। सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। बहुत लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं ना, इतिहास के अंदर, वो ऐसी जगह पर घूमना पसंद करते हैं। हाँ, हो गया, कुछ भी नहीं है वहां पे सिवाय टीले के और रेत के, कुछ भी बचा नहीं है, सारा खुदाई में प्राप्त हो चुका है। जब तभी तो इसमें बार बार सिंधु घाटी नदी आ रहा है, पानी उसी के लिए तो आ रहा है। आगे देखिए। यह सभ्यता और संस्कृति का समान भले ही अजाब घरों की, देखो ये फोटो देख लेते हैं अपन, कितना सुंदर सा लग रहा है, एक तरह से देखने के लिए अपने गाँव का सा सीन लग रहा है ना। देखो किस तरह की ईंट है, यानी हमारे वहां पे कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का काम था। ध्यान रखना, आदि ये सभ्यता कच्ची, कच्ची ईंट कैसे होती है? मिट्टी बन गई। पकाते कैसे हैं उसको? भट्टा जो होता है ना, जिसके मिट्टी से कभी लीप के घर नहीं बनता है, नहीं डलता, मिट्टी से नहीं होगा, उसमें कंकड़ी होती है ना, छोटी 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 ईंट नहीं आती, छोटी कंकड़ियां और भूसा वगैरह जो होता है, उनको मिला के चिनाई करती है, जिसमें क्या बोलते हैं उसको? हाँ, घर, अपने घर पे जैसे कंडे वगैरह का इकट्ठा करते हैं ना, उसमें कोई ईंट लगाते हैं, गोबर से लीप लीप के ही ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसी ही चीजों की सभ्यता में। और पक्की ईंट तो हम जानते हैं, ईंट जो इमारतें बनी हुई है वही ईंट है। देखो ये इसका नजारा है, ध्यान देख लेना, सुंदर सा है, कैसा है, गली गली का ऐसा सकड़ा सा। देखो कितनी सड़क चौड़ी है, देखो 33 फीट चौड़ी है। कितनी है? 33 फीट चौड़ी, ठीक है। मुख्य सड़क है, दिख गया, कौन जाना चाहेगा वहां? यस, सब चलेंगे अपन यहाँ पे। कहाँ पे चलेंगे हम सब? यहीं पे चलने वाले हैं, कोई बात नहीं है तो। आगे देखिए। शोभा बढ़ा रहा हो शहर यहाँ तक अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वह एक खंडर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर, देहरी तो समझते हो, चौखट पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब भी आपको कहीं ले जाती हैं। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इन अधूरी पायदानों पैर रखने की जो स्थिति जिसको बोलते हैं पायदान, खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। ठीक है, वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। देखो कभी हमें प्राचीन चीजें मिलें तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है देखने में कि कैसे रही हो वो सभ्यता। जैसे मनुष्य का विकास ही देख लो, कहाँ से कहाँ तक, पूंछ के खत्म होने से यहाँ तक, समझ रहे हो ना, पूंछ के खत्म होने से यहाँ तक, पूंछ स्वतः ही लुप्त हो गई, लेकिन एक चीज है इंसान की,
जो पशुता की बराबर है। कारण बता सकते हो क्या है? अपने नेल्स पशुता की निशानी है। देखो इनको कितना भी काट दो ये फिर से आ जाते हैं, आते हैं। पुराने वक्त पे जैसे इंसान की उसकी पूंछ थी, लुप्त हो गई समय के साथ। नेल्स अभी भी है। नेल्स पहले किस काम में आते थे? जानवरों को मारने में, अपनी रक्षा करने के लिए। तो ये पशुता की निशानी आज भी हमारे साथ है। यस, कुछ भी नहीं, रियलिटी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उन्होंने इसी के ऊपर इतना शानदार निबंध लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य बनना चाहता है, तभी तो ये इनको दंड स्वरूप काट देता है। कितना भी कोशिश कर ले, हम इनको जीने थोड़ी ना देंगे तुरंत। आगे देखिए, ये तो हो गई टॉपिक की बात है, आगे आओ। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है, ध्यान देना। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण यानी टूटा फूटा टीले पर बना हुआ है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्पूत को आकार दिया गया है। कितने ऊंचे है, ध्यान रखना, यही पॉइंट याद करने बस आपको। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर, ठीक है, याद रखना, यही कुछ पॉइंट है इसमें। चबूतरे पर भिक्षकों के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखल दास बनर्जी, कौन से बनर्जी, यहाँ आए, तब वे इसी स्पूत की खोजबीन, किसने की थी इस स्पूत की खोजबीन? बौद्ध स्पूत की। ध्यान रखना ये चीज है, ठीक है। इसके गिर्द गुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, इल्हाम यानी एहसास हुआ, पता चला कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है, ईसा से पूर्व के। आगे देखिए, भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पे खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, किसने अभियान के लिए शुरुआत की थी? दूसरे तौर पे ये कुछ नाम है जो आपको आते ही हैं इनमें, चैप्टर में कुछ यही चीज है जो पूछी जाती है ना। दो आगे नाम याद रखना। आगे देखिए, धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक, उसका नाम है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये। यस, ये पूरा हिस्ट्री का ही चैप्टर है। भारत पहले यहाँ से व्यापार करता था, आपको भी पता होगा। कहाँ से व्यापार करता था? यहाँ से, मिस्र से। मिस्र कहाँ पे सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग होगा शायद, वहां पे चीनी उद्योग जो मिस्र में है शायद। और मेटो इसमें भी उद्योग धंधे रहे हैं अपने, है ना, भारत के जो जहाजों के थ्रू जाते थे। प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष खड़ा हो गया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातन वैज्ञानिक आधार मिल गया। देखो यहाँ से हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं, किन दो जगह से रहे हैं? मिस्र से और इराक से। याद रखना, दो हाईलाइट चीज है, कहां से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं? मिस्र और इराक से। देखो, पर्यटन बंगले में एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्पूत पर पहुंचे। कौन सा स्पूत? याद रखना, बौद्ध स्पूत। कौन सा था? बौद्ध। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। अपलक मतलब पलक जहां झपके ना, अपलक होना, निरंतरता से देखना बिना पलक झपकाए, उसको बोलते हैं अपलक। ओके। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यता सॉरी इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी भी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा है। तस्वीरें या वृत्तचित्र, वृत्तचित्र का मतलब समझते हो? एक साका खींचना किसी के बारे में। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसके चित्र की वर्णन करते हैं ना, हमने वैसी चीज देखी, जैसे पहाड़ देखे, नदी, झरने, जो भी हैं। वृत्तचित्र, आंखों देखी घटना के बारे में बताना। आपने एक मूवी देखी होगी शायद अक्षय कुमार की, याद है या नहीं है किसी को, जिसमें वो राम सेतु, आया दिमाग में कुछ?
राम सेतु, उसकी खोज कैसे पत्थर ना डूब रहा है, ऐसे आता है ना, इस टॉपिक पे मूवी बनी हुई थी। तो वो खोज करने से ही तो प्राप्त हुई है। कैसे जल के नीचे ऐसा कुछ है, या फिर क्यों पत्थर नहीं घूम रहे, तो पत्थर के अंदर रसायन कुछ पाया था, कुछ ना कुछ साइंटिफिक भाषा में अपन बोल सकते हैं, वैसा कुछ है। ऐसा ही है ना वो चीज है। तो वो जो मूवी बनी है वो इसी ऐसे ही चीजों पे बनी है। जैसे यहाँ पे पत्थरों की खुदाई हुई तो इस पे भी देखो सर्च हुआ था बहुत ज्यादा। तो ऐसी जो चीजें होती है ना हिस्ट्री में आती हैं, ये अपने बहुत ज्यादा काम आती हैं। आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे इस चीज को, है ना। आगे देखिए टॉपिक को। देखना अपनी आंखों से देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकाना है। कहने का भाव है जैसे कोई जो इन चीजों की खोज करते हैं उनको तो बहुत इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, आता है नहीं आता, क्योंकि वो गए इसी चीज की खोज के लिए है। तो अपलक होके वो इन चीजों को देखते हैं, जैसे खुदाई करना, वहां पे किसी चीज को, जैसे मन्नार की खार, श्रीलंका, यही बोलते हैं ना, जहाँ सोने की खान है श्रीलंका में, यही बोलते हैं। मनार है वो जगह है, क्या बोलते हैं, कोलार, जो भी नाम है, ऐसे ही कुछ चीजें हैं। आगे देखिए, जैसे यात्रा अपने पांव चलना, बाकी सब तो कदम ताल है। देखो कोई इंसान अगर यात्रा पे जा रहा है और वो कोई लेखक है या कोई खोज करता है, तो उसको हर चीज में कुछ ना कुछ मिलेगा। और ऐसे ही कोई ऐसे ही जा रहा है घूमने, उसे कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे सिवाय फोटो के, अपने फोटो दिखाएगा। देखो कभी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों की सोच कैसी है, हम घूमने आए तो सेल्फी ले लें। वो अपने ही थोबड़े को ज्यादा लेंगे बजाय जहाँ पे घूमने गए उसके। हम कैसे दिख रहे हैं घूमते हुए, हमने वीडियो बनाया, हमने ये किया, लेकिन उस चीज को जीते नहीं है जिस जगह गए हैं। उसका आनंद नहीं ले पाते कि जिस जगह गए उसको जियो। जैसे एक आपको एग्जांपल दूं, हम मंदिरों में जाते हैं ना, बहुत ऊंचे मंदिर में गए तो सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान जी इधर हैं, भगवान जी के सामने से फोटो लेंगे। क्या तरीका है भाई ये? वो फ्री है? फ्री बैठे हैं आपकी फोटो सेल्फी देने के लिए? अरे दर्शन करने गए, दर्शन करो, पूजा करो ना, पहले फोटो लेंगे। हम मंदिर गए भाई, दिखाना है हमें, प्रसादी खाते हुए दिखाएंगे। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। जियो उस चीज को, पहले पहले उस चीज को जियो, उसके बाद वो चीजें करो। ठीक है, बहुत मैंने जाते ही देखा, जैसे जाएंगे तो अपन वहीं खड़े हो जाएंगे, पहले बाबा के संग फोटो होनी चाहिए एक, बाबा को लगना चाहिए हम आए हैं, ऐसे करते हैं ना, तो वो नहीं, पहले जियो उस चीज को। आगे देखो। नहीं ना, तभी तो बोला ये बेटा, बोला किस लिए, इसलिए तो बता रही हूँ, पहले क्या करो, भगवान के दर्शन करो, भाई मन्नतें मांगो, पूजा पाठ करो। जाते ही भिड़ जाते हो सेल्फी के लिए, ना बाबा पहले फोटो दे दो, फिर पता ना नंबर आए या ना आए। ऐसे नहीं करना है ना। आगे देखिए, मौसम जाड़े का था, अब देखो किस वक्त का है, जाड़े का है। दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। आगे देखिए, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग से रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए ऐसा बोला गया है। ये राजस्थान में तो रह रहे हो बेटा, कहाँ रह रहे हो आप, राजस्थान में ही तो हो। देखो रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है। आगे देखिए, अगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल, बबूल, और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। अगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, राजस्थान की धूप पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब देखा जा सकता है ना। सिंधु की धूप चौंधियाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, चौंधियाती है का मतलब, जैसे कभी कभी धूप ऐसी चमकीली सी आती है, आंखें लुप झुप सी करने लगती हैं, उसको बोलते हैं चौंधिया जाना। और पारदर्शी धूप, जैसे खिली खिली धूप, उस पर आंखें खुल जाना, जैसे मॉर्निंग में आती है ना, जैसे अभी हम असेंबली में से आए थे तो सुंदर सी धूप थी, तो उसमें हम आंखें खोल पा रहे थे। चौंधियाई जाने तो दोपहर की जो बहुत तेज धूप होती है, आंखें नहीं खुल पाती हैं, उसको बोलते हैं चौंधिया जाना। आगे देखिए, तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूर पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग फीके रंग उड़े हुए हों। पर इसमें एक फायदा हुआ, हमें एक दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती, इस तरह बार बार निहारने, बातें नहीं निहारते तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ना पड़े। हम्म। आगे देखिए, स्पूत वाला चबूतरा
मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थिर है। ठीक है, आगे देखिए, इस हिस्से को पुरातन के विद्वान गढ़ कहते हैं, गढ़ स्थान को, है ना, गढ़ किसको बोलते हैं, स्थान को उसको। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र में अवस्थित होते हुए, चाहे वे राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया की मोहनजोदड़ो से दिखाया। देखो, कहने का मतलब ओम थानवी ने इतिहास के उस पहलू को लिया है जिसमें हमारे इतिहास की कुछ चीजें को खोजा गया है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत वो है। तो ध्यान देना, इसमें बार बार ये शब्द आएंगे, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संपत्ति, ये जो चीजें आ रही हैं, जैसे कोई लेखक है वो यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो उसने जो यात्रा की है, जो यात्रा की है वो उसी अकॉर्डिंग है, उन सभ्यताओं के बारे में बता रहा है। ध्यान दीजिए बेटा, सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। कहाँ पर है, पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा में है ना। इस प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोटार है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता। देखो वहां पर क्या मिला था हमें, महाकुंड, यानी उस सभ्यता में भी एक साथ शाही स्नान हुआ करता था, इसका मतलब वो है उस सभ्यता में भी महाकुंड, सिंधु घाटी में, ध्यान रखना, अकेला काफी माना। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक से बचा रह सकता है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों को जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। जो चीजें खोजों मिली उनके बारे में है। नगर नियोजन को मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन, एक ग्रामीण होती है, एक नगर होती है, ये समझते हो, शहरी योजना होती है। शहर यानी ज्यादा विकसित हो जाना, नगर उससे थोड़ा कम होना, और गांव मतलब और भी कम होना। तो कौन सी योजना, कौन सी विकसित हुई वो है शहर की योजना, नगरीय योजना, नगरीय शहर योजना, है ना। बस इसमें से कुछ पॉइंट ही अपने दिमाग में रखना है आपको, नगरीय योजना, है ना। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं कि इमारतें भले खंडर में बदल चुकी हों, मगर शहर और सड़कों की गलियों में विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफी हैं। यहाँ की कामोवेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। आज की सेक्टर मार्को कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा यानी नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन यह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। बार्सिलिया या चंडीगढ़ जगह के नाम है, याद रखना। चंडीगढ़ और ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर योजना के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन इनकी बसावट शहर के खुद विकसने के लिए अवकाश छोड़ती है। इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम। देखो ये आज चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, है ना, ध्यान देना, कोई डाउट। ठीक है, थैंक यू।